गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसे अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरे सब्जेक्ट की हम रीडिंग लेंगे, उसको समझेंगे वन बाय वन करके। यूनिट नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स फीचर्स। पहले तो इसने जैसे क्वेश्चन में एचआरएम की उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई है, तो आप चाहे पेपर में इसको अलग से पढ़ना देना। एचआरएम स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे अगर आपके जैसे आपके फादर लेट्स सपोज बिजनेस है या कोई कंपनी रन करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं। तो उनको मैनेज करना प्रॉपर तरीके से कि उनको किस काम में लगाया जा सके, क्योंकि कई बार ये नहीं होता सारा काम पूरे साल ही चलता है, कुछ एक महीने का होता है, कुछ एक टाइम पीरियड का होता है। तो उस टाइम पीरियड को पूरा होने के बाद उसका क्या करेंगे, उसको कितनी कंपनसेशन देनी है, उसको कैसे मोटिवेशन करना है, तो ये सारे काम इसके अंडर आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट refers to all the people working in an organization at different levels। कि जैसे ऑपरेशनल होता है, मिडल होता है और हायर होता है, कि मतलब ये हर एक लेवल को कवर करता है। The human resource management refers to a formal system devised for the management of people within an organization। मीन्स ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड का काम नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही काम है। हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज। मीन्स आप एम्प्लॉइज को हायर तो कर रहे हो, तो उनको हायर करना, और डेवलप का मतलब क्या है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या कुछ भी उसको स्किल्स की जरूरत है उस जॉब के लिए, तो आप उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सको टाइमली। एचआरएम इज डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। देखो, अब एक एम्प्लॉय को काम तो करना ही है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से सिखा दोगे, उसको कुछ स्किल्स दे दोगे और कुछ उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दोगे, तो वही काम वो अच्छे तरीके से जल्दी करके देगा आपको। इट इंक्लूड्स कनेक्टिंग जॉब एनालिसिस, प्लानिंग, पर्सनल लीड्स। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, रिक्रूटिंग द राइट पीपल, their orientation, training, managing wages, salaries, providing benefits and incentives, evaluating the performance, resolving disputes, communicating with all the employees at all levels। अब जैसे आपने ये देख लिया कि एचआरएम केवल कंपनसेशन की बात नहीं करता, स्टार्टिंग टू लेके एंड तक की बात करता है कि आप उसको कैसे हायर करोगे, क्या क्या उसको कंपनसेशन देनी है, उसे क्या काम लेना है, उसकी क्या क्या स्किल्स देखनी है, उसको कैसे मोटिवेट करना है। अब इन सारी चीजों में से आपका इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी, इसमें से आ जाएगी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इनमें से बना सकते हो खुद से। एक बार मेन होता है कि आप मीनिंग समझ लें इनका। अब यहाँ पे नीचे 3 डेफिनेशन दी गई है, आप कोई सी भी एक याद कर सकते हैं। यू जैसे पहले वाली इजी है, एचआरएम इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रिक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, integration, maintenance and separation of human resource at the end of individual organization social objectives are accomplished। देखो, कोई भी डेफिनेशन होती है, उसको वन बार एक बार में याद मत कीजिए, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए जिसको याद हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन को हमें एज इट इज फॉर्म में लिख के आना होता है। आप खुद की वर्ड्स यूज करोगे तो वो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं रहेगी। अब जैसे क्वेश्चन क्या था, डिफाइन एचआरएम एंड इट्स फीचर्स। अब उसके फीचर्स आ गए। डील विद ह्यूमन एलिमेंट। जैसे हमें इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है एचआरएम की डेफिनेशन फुल फॉर्म से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, कोई रोबोटिक चीज तो है नहीं, आप रोबोट में तो क्या है, कोड फिक्स कर दिया कि आपको ऐसे काम करना, वो वैसे करके दे देगा, उसे ना मोटिवेशन की जरूरत ना कुछ, जैसे आप बोलोगे वैसे काम करके देगा। तो एचआरएम किसके लिए बनाया गया, ह्यूमन एलिमेंट। परवेसिव फंक्शन, हाँ, क्या इसको खाली वर्कर्स को ही जरूरत है, क्या इसके लिए मैनेजर्स नहीं चाहिए होते, मतलब मैनेजर लेवल, या हम पढ़ के ना अभी ऑल लेवल्स, तो ये परवेसिव फंक्शन है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये कह रहा है कोई एचआरएम ये नहीं है कि कोई दूसरे फंक्शन आ गया कुछ आप हटके कर रहे हैं, नहीं, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। एक मैनेजमेंट क्या होती है, जो कंपनी को रन करती है, जो डेली उसके वर्किंग को देखती है। और एक मैनेजमेंट काम किसे लेगी, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से। तो उन एम्प्लॉयज को भी एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है, जो उन्हें गाइड करे, टाइम टू टाइम उनकी देखभाल करे, सब चीजों की। वैरायटी ऑफ टास्क, अभी आप पढ़ के आए हो, एक प्लानिंग हो गया, उसकी स्किल्स, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन, तो वैरायटी ऑफ टास्क है। कंटिन्यूस फंक्शन, ये कह रहा है कि एचआरएम का फंक्शन कोई एक काम को करके खत्म नहीं हो जाता। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक गोल से या कुछ भी रखा है, तो वो पूरा होने के बाद नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद अगला आ जाएगा, मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें कह रहे हैं कि आप खाली इंप्लॉइज को, ये नहीं है कि आप एक चीज की स्टडी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कैसे हैं, अगर इन्फ्लेशन, जैसे आपने सुना होगा, हाँ, इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन आ रही है, रिसेशनरी गैप, कि मतलब आपके पास अगर बाजार में मंदी आ रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो आपने सुना होगा एक ले ऑफ, एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो इन सारी चीजों को देखना, और साइकोलॉजी की स्टडी करना, साइकोलॉजी की क्यों,
क्योंकि एचआरएम का फंक्शन है ह्यूमन से डील करना और ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो उस सेंस में क्या क्या डील विद ह्यूमन एलिमेंट्स, प्रोग्रेसिव फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वैरायटी ऑफ टास्क, कंटिन्यूस फंक्शन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नेचर ऑफ एचआरएम, एचआरएम का नेचर क्या है? ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग टू ओबे रूल्स एंड बिहेव वेल, कि हम एम्प्लॉयज को इस तरीके से ट्रेन कर दें कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करे सबके साथ, हम ट्रेनिंग दें उसे। क्योंकि एम्प्लॉयज में कंपनी में डाइवर्सिटी ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा होता है, कई बार कोई किसी बात से ऑफेंड हो जाता है, तो वहां पे सारी फॉर्मुलाइज्ड कम्युनिकेशन होती है, जिससे कोई लोग किसी दूसरे को ऐसी बात ना बोल दे जिससे उसको ऑफेंड फील होए। नेचर क्या? ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, हम पढ़ के ही आए हैं अभी। यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, कि ये नहीं कि लार्ज कंपनी में ही जो होता है, स्मॉल कंपनी या कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कंसर्न विद पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, हमें नाम से ही पता चलता है। एक्शन ओरिएंटेड, कि ये नहीं है खाली आपने सोचा प्लानिंग करके छोड़ दिया, नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना। डायरेक्टेड टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव रख दिया हमें 10 लाख से सेल बढ़ानी है, तो वो 10 लाख का सेल बढ़ाने के लिए एचआरएम क्या कर सकता है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कहेगा कि भाई तुम इतनी सेल लेके आओ, मैं तुम्हें 25% और बोनस दिलवाऊंगा, या वो कुछ नए बंदे हायर कर लेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। इंटीग्रेशन मैकेनिज्म, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कंटिन्यूस फंक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे ऑब्जेक्टिव्स, तो अब इसको करते हैं रीड अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, पर्सनल, सोसाइटल। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, देखो पहले हमें साफ ही पता चलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कंपनी का डिपार्टमेंट है, तो वो मेन मेन कंसर्न किससे रहेगा? कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। अगर कंपनी का हायर ऑब्जेक्टिव है या कुछ उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्टिव रख दिया, तो वो लाजम इम्प्लॉय कर लेगा। यदि कंपनी का कुछ ऑब्जेक्टिव है नहीं या कंपनी काफी लॉस में जा रही है, तो वो ले ऑफ वर्कर्स कर देगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, department contribution at levels suitable for the organization requirements. Human resources are required to adjust it to match the demand of the organization. अभी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट की आप नीड्स देखिए उन्हें। जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट किसी काम के लिए सीरियस है या उसको जरूरत है, तो आप कुछ इंप्लॉयज को उन्हें दे दीजिए, कि मतलब जहां जहां डिमांड है डिपार्टमेंट की, आप उसको सारी फुलफिल करिए, उनके फंक्शंस को पूरा करिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देखो एट द एंड देखो एचआरएम है, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स को तो ध्यान रखिएगा, साथ में एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिल रहा, धक्के से वो काम नहीं करेगा। कुछ टाइम बाद अगर उसको लग रहा है कि मेरे को यहाँ मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो कुछ टाइम बाद अपनी कंपनी स्विच कर लेगा। तो पर्सनल के ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, एचआरएम मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर लीगल, एथिकल, सोशल, एनवायरमेंट इश्यूज। अब सोसाइटल में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल हम ये देख रहे हैं मैसिव ले ऑफ हो रहे हैं, कि किसी कंपनी ने 1000 एम्प्लॉय निकाल दिए, किसी ने कितने कर दिए। लेकिन आज एक वहां पे आ रहा है कि कुछ टाइम में रूल आने वाला है कि अगर कंपनी 100 से ज्यादा एम्प्लॉय को निकालती है, तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो लीगल, एथिकल, सोशल एंड एनवायरमेंट इश्यूज, कि मतलब कुछ ऐसा काम ना करना कि आपको लोगों का एंगेज होना पड़े। अदर ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये हम सारी जगह अभी पढ़ते ही आ रहे हैं। रिकंसिलेशन, किसका? इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के। देखो अगर इंडिविजुअल का गोल मेरा है सैलरी भी बढ़े और मेरे को अच्छी रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, अगर मेरे को अच्छी ये दोनों चीज नहीं मिलती, मैं कंपनी में धक्के तक कब तक काम करूंगा, मैं स्विच कर जाऊंगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में काफी हर्डल फील होएगा। अब मेरे को पैसा मिल रहा है, लेकिन कंपनी का कुछ भी काम ही नहीं आ रहा, वो बंदा खाली बैठे बैठे पैसे ले रहा है, तो कंपनी उसे कब तक ही खिलाएगी, कुछ टाइम में निकाल देगी। तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर मैच होना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तो सबसे ज्यादा मेन रोल ही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि कभी ये नहीं है कि आप उसको अच्छे मतलब इतना काम ले लो कि बंदा परेशान होकर काम ही छोड़ दे, कि उसे काम और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक बैलेंस लाइफ दो उसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एचआरएम डिपार्टमेंट की? एचआरएम डिपार्टमेंट में देखो जैसा इतने सारे फंक्शन है, तो जितने ज्यादा फंक्शन के साथ उतनी ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एचआरएम डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पर्सन designated to a HRM manager. It should not assume that other managers are relieved of this responsibility.
कि जिसको आपने एचआरएम मैनेजर बना दिया तो सिर्फ वही नहीं है, हर एक बंदे को अपना काम करना पड़ता है जो उसको टास्क होते हैं। एचआरएम मैनेजमेंट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी लाइन मैनेजर। एचआरएम मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दोज हु मैनेज पीपल एज वेल एज वर्क ऑफ दोज हु आर एम्प्लॉयड एज स्पेशलिस्ट। कि जैसे वर्कर्स का क्या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनकी यूनिट्स को देखना, उनके काम को देखना। साथ में ये कह रहा है कि खाली आप वर्कर्स को मतलब लोअर लेवल को कंसिडर मत करिए, स्पेशलिस्ट रहता है मतलब ऑल लेवल पे जितने बंदे काम कर रहे हैं आप हर चीज को कंसिडर करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये नहीं है कि आपने एक हाई स्किल का बंदा लिया है कि हाँ वो काम अपने अच्छे तरीके से कर ही लेगा। HRM process is bringing people and organization together so that the goals of each are made. It is a part of management process which is concerned with the management of human resource in an organization. Pass your comment with the main function. देखो अभी इसने सारी बातें कही, आखिरी में कह रहे हैं आप मेरे को फंक्शन बता दीजिए। मेन फंक्शन क्या है इसके? हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रीच इज गोल। ये तो अल्टीमेट गोल है ये कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल का गोल टू एम्प्लॉय स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्क फोर्स एफिशिएंटली। कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ये दो मेन ऑब्जेक्टिव साथ में होती है कि आपका काम अच्छे तरीके से हो जाए और आपका काम पूरे टाइम पे हो जाए। ये नहीं है कि अच्छे करने के चक्कर में आप आपका काम आज है ना और आप उसको 3 दिन बाद दे दो, जो उस काम की वैल्यू रहेगी नहीं। टू प्रोवाइड टाइम ऑर्गेनाइजेशन विद द वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है एक हफ्ते बाद उन्हें किसी प्रोजेक्ट पे काम सब फाइल सबमिट करनी है, तो आप उसे वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज दीजिए। कोई ऐसा मत दीजिए जिसके फैमिली प्रॉब्लम आ रही है या वो कुछ इश्यूज से काफी टाइम से लड़ रहा है, तो उस तरीके से। टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड होगा वो अपनी जॉब छोड़ जाएगा, आज नहीं तो कल। टू डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू एम्प्लॉइज। क्या आपने पॉलिसी बना के अपने पास रख ली, ये मत करना। अगर आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है, कुछ भी चेंजेस किए हैं, आप जाके एम्प्लॉइज को बताइए। ये सारी एचआरएम के फंक्शन है। एचआरएम के फंक्शन क्या है? अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज मिले उन्हें और एम्प्लॉइज की जॉब सेटिस्फेक्शन हो। देखो दो चीजें आप रख सकते हैं, एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई, उसे अपनी बैलेंस लाइफ मिल जाए। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉइज। हो गया। एचआरएम फंक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजमेंट। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेट देखो पहले इसमें क्या है, आपको एक लाइन दे दी कमेंट, पहले आपको उसको कमेंट डालना पड़ेगा कि स्टेटमेंट गलत है या सही है, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। दिस स्टेटमेंट इज एप्टली स्टेटेड एज each and every management working in whichever department is constantly dealing with people who are nothing but a valuable human resource। देखो एक कंपनी के पास चाहे कितना करोड़ों रुपया हो, लेकिन जब तक उसके पास वेल अच्छे एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे वो सारी चीजें वेस्ट है। तो अब जब कोई मशीन आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसको चलाएगा तो एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय स्किल होएगा तो वो उस मशीन को अच्छे तरीके से करेगा, उसकी प्रॉपर टाइम में सर्विस कराएगा, या उसकी जो भी रिपेयर्स वगैरह की नीड होगी मेंटेनेंस की, वो टाइमली सारी चीजों को कंसिडर करेगा। They are required to fulfill major objective like effective utilization of human resource। ये हम पढ़ गया। Provide desirable working relationship, maximizing individual development। कि एक इंडिविजुअल को ऐसा फील ना हो कि वो जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहा है, उसको लगे कि हाँ मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि 10 साल बाद मेरी पोजीशन बिल्कुल हाई लेवल पे होगी और मेरे को ज्यादा लोग पूछेंगे। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is directed mainly manager leads of resources in an organization with greater emphasis being placed on planning, monitoring, controlling rather than on problem solving and mediation। ये अच्छा नाम का आप ऊपर भी पढ़ के आए हो, आप उसका मीनिंग लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग मीनिंग जो है, आप सिर्फ एक ही मीनिंग याद कर लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये किस पता है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंक्लूड्स एक्टिविटी और प्रोसेस अंडरटेकन टू परमानेंट इंटेक्चुअल। इंटेक्चुअल का मतलब होता है कि जो चीज देखी ना जा सके, जैसे आपकी स्किल्स होगी या आपने कुछ ऐसी चीजें जैसे होती ना, कहते हैं नॉन टेंजिबल एसेट, जिसे हम टच ही नहीं कर सकते, लेकिन वो ज्यादा कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं, उसके पेटेंट्स हो गए जैसे मोरल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज नॉट सेट ऑफ टेक्निक्स। ये कोई टेक्निक नहीं है बट एक प्रोसेस है हेल्पिंग पीपल टू अक्वायर कॉम्पिटेंसीज। ये काम करते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड। कैसे? एम्प्लॉयज को कुछ स्किल्स दे दीजिए, शार्पन कैपेबिलिटीज, कि वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज एट इंडिविजुअल, ब्रिंग आउट देयर
इनर पोटेंशियल मीन्स एम्प्लॉय कई बार 10 घंटे, जैसे आपको क्या होता है 10 घंटे काम कर लिया, आप बाद में अगले दिन क्या सोचते हो यार 10 घंटे में मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और कई बार जब आपके अंदर से मन होता है तो कई बार 3 4 5 घंटे में आपका काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है, जितना आपका कहता है पिछले दिन 10 घंटे में ना हुआ हो। तो वही बात है, डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर विद अ conducive to motivation and provide of employees. Human resource development process is facilitated by mechanism like performance appraisal, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है, कोई छोटे लेवल पे था आपने उसको बड़े लेवल पे भेज दिया, या जो कुछ और काम करता था आपने दूसरा काम दे दिया, ताकि उसको बोरियत फील ना हो अपनी जिंदगी में। ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होने के लिए आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहले कह रहा है कॉम्पिटेंसी होती क्या है, इट इज अ सेट ऑफ डेमोस्ट्रेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स दैट एनेबल एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। मींस आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल या कुछ आपके अंदर जैसा होता है ना टैलेंट है इस पर्सन के अंदर, कि वो हर एक बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स का भी क्या होता है, आपको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के लिए कोई ये नहीं है कि कोई बुक है वो पूरी बुक पढ़ के आपको आ जाएगा कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ और वो हो जाएंगे। नहीं, एक कुछ स्टार्टिंग से होता है बंदे बंदे के अंदर कुछ बातें करने का तरीका, तो उसकी बात है। कॉम्पिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। अब जैसे आपने सुना होगा कोर्सेज CA CA CMA या अदर कोर्सेज होते हैं CFA हो गया, उनमें क्या होता है कुछ एक लेवल तक पहले पढ़ाई करवाई जाती है, फिर उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर वो फाइनल एग्जाम्स दे सकते हैं। वो इसलिए कि क्यों है, क्योंकि जो उन्होंने बुक में पढ़ा है वो देख सके कि प्रैक्टिकल लाइफ में असली में अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो और भी कुछ काफी हायर अंडरस्टैंडिंग ले सके। स्किल्स, बिहेवियर एंड वैल्यूज यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन स्टेट एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग। तो ये था competencies. Following are the certain core competencies associated with the HRM accountability. अकाउंटेबल तो होता ही है। देखो HRM सबको एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन उसको भी तो किसी को रिपोर्ट देनी होती है। एडेप्टेबिलिटी मतलब कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं वो इजिली अडेप्ट कर सके। कम्युनिकेट कि अगर उसने कोई पॉलिसी बनाई है कुछ भी हुआ वो आगे जाकर कम्युनिकेट करे। लीडरशिप, वो लीडर है ही है सबका। टीम फोकस, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी टीम्स बना दी जाती है। एक एम्प्लॉय को हायर कर देंगे या कुछ भी एक बंदे को आगे कह देंगे तो 50 बंदे संभाल, तो उसका पूरा एक टीम पे फोकस होता है। इंक्लूसिवनेस, ऑक्यूपेशनल नॉलेज, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। अब टू बी सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल वन मस्ट हैव द एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ अ हेड एंड अ हार्ट। डिस्कस नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन ह्यूमन रिसोर्स। देखो जिस काम को आप करने जा रहे हो आपको उसके बारे में पता ही होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप वो काम करोगे क्या। कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत, देखो आपको किसी बंदे को प्लानिंग या आप उसको मोटिवेट कर रहे हो या आप जब भी उसके कंपनसेशन के लिए नेगोशिएट कर रहे हो तो वहां पे कंपनसेशन कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी आपकी। मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी क्या होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आपने अपने दोस्त को या आपसे गलत काम करके चला गया, आप कहते हैं ना विश्वासघाती है। तो यही कि एक HR प्रोफेशनल है उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो आप अपना सीक्रेट कुछ आप अपने ऐसे फ्रेंड्स को बताते हो जिन्हें आपको लगता है कि मेरा सेफ है, ऐसे आपको उनसे बात करने में अच्छा फील होता है। ऐसे जब तक आपका HR प्रोफेशनल ट्रस्टवर्दी होगा तो एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या कुछ हो रहा है या कुछ उन्हें चेंजेस की जरूरत है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल में कह रहे हैं कि उसे किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड पार्शियल होना चाहिए। जैसे मामा का लड़का है, ताऊ का लड़का, फूफा का लड़का है, उसको ज्यादा ज्यादा सैलरी दे रहा है या उसको एक्स्ट्रा स्किल्स दिलवा रहा है, और कोई एक बंदा पूरी मेहनत से आया उसको कुछ भी नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि उसको वो जानता नहीं है। एंथुसियाज्म टू शेयर, डेवलप, कोच एंड मेंटर। ये तो HR में होना ही होना चाहिए। अगर उसमें ये नहीं होगा तो वो HR किस बात का है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ मॉडर्न डेज ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सही बात है। HRM इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसर्न विद पीपल डायमेंशन। मतलब ये पीपल से डील करता है, किसी रोबोटिक से नहीं करता। HRM प्लेज अ वाइटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल किसमें, अकम्पलिशमेंट पूरा करने में। किसको करेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। HRM प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस। HRM क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव, कि उसको कोई टास्क मिला है या कुछ भी अपने डिफाइन किया वो उसको पूरा करवाए। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था 10 लाख की सेल्स बढ़ानी है, तो उसके लिए जो आप एग्जिस्टिंग पर्सन को ट्रेनिंग दे के उसको हायर मोटिवेट कीजिए या उन्हें कुछ भी सिखाइए या आप नए बंदे लेके आइए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे लास्ट ईयर एंड में क्या होता है एक बंदे की पूरे साल की ये देखी जाती है उसने कैसा काम किया है।
तो उसके अकॉर्डिंग उसको हाइक मिलता है, मतलब कुछ परसेंटेज उसकी सैलरी की इंक्रीज कर दी जाती है। मेंटेनिंग वर्क एटमोसफेयर, मतलब उसके वर्किंग को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, उसके एटमोसफेयर, क्योंकि एक अच्छा एटमोसफेयर होगा तो वो एक पीसफुली काम कर पाएगा। मैनेजिंग डिस्प्यूट्स, कि किसी इंप्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिस्प्यूट हो गया या कुछ भी एक्सटर्नल डिस्प्यूट होता है तो उन सारों को मेंटेन करना। डेवलपिंग पब्लिक रिलेशन, कंपनसेशन, कंप्लाइंस, कि वो हर एक लोगों को माने या सब कुछ करे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैसे है, वो कोई भी अनफेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व मत करे, सारे काम को फेयर तरीके से करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? असिस्टिंग टॉप मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि मतलब जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उनको पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में क्या हेल्प करता है। देखो एक जैसे आपके घर पे पापा या दादा है, उन्होंने कह दिया कि ये काम हो जाना चाहिए, फिर वो एक नीचे आता है लोअर लेवल पे, लोअर लेवल आपके बड़े भाई को कह दिया या आपके पापा तक बात आ गई कि हाँ ये काम करना है, तो आपके पापा देखते हैं कि इस काम को किस तरीके में किया जा सके। वो दुकान के वर्कर्स को कह रहे हैं या किसी को भी कह रहे हैं कि भाई हाँ तू ये काम कर ले। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है कि एक टॉप लेवल ने पॉलिसी बना दी या उन्हें कुछ ये पूछना है कि पॉलिसी बनाते हैं कि उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो एचआर से पूछेंगे भाई तेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, तो ये था। तो उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, प्रोवाइडिंग अ होस्ट ऑफ सर्विसेज एक्टिविटीज, जैसे हम पढ़ के आए कि खाली एक नहीं है, काफी वैरायटी ऑफ सर्विस है। लैंडिंग एडवाइस एंड काउंसल एज एन इन हाउस कंसल्टेंट, इसको हम देख लेते हैं। एंड एचआर मैनेजमेंट often serves as an in-house consultant to supervisors and managers, give his knowledge of internal employment issues, policy, labor agreements, past practices, and need of employees, as well as awareness of external trends, economic, एम्प्लॉयमेंट डाटा, लीगल इशू, मतलब ये काफी चीजों पर एडवाइस होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सर्विस एज ए एम्प्लॉय एडवोकेट, ये अच्छा है। एडवोकेट ये नहीं कि काला कोट पहन के वो केस वाला, एडवोकेट के और भी मीनिंग होते हैं। वन ऑफ द एंडोइंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर इज टू सर्व एज एन एम्प्लॉय एडवोकेट, दैट इज लिसनिंग टू एम्प्लॉय कंसर्न्स, कि सर मुझे एक साल हो गया काम करते हुए लेकिन मैं कोई सैलरी सुटेबल नहीं है, मुझे थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो वो उसके काम को देखेगा, ये सब कुछ देखेगा तो उसको बढ़ा देगा, उसकी सुनेगा। रिप्रेजेंटिंग देयर नीड्स टू सुपरवाइजर, वो हायर लेवल पे जाएगा, सर ये एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से काम करे, इसके अंदर काफी स्किल्स भी है, एक्स्ट्रा स्किल्स भी है, तो इसकी कुछ ना कुछ हम जितना ये चाह रहा है हम उसे 1-2% और बढ़ा के देते हैं जिससे ये और ज्यादा खुश हुए। तो वही चीज है। इवेल्यूशन ऑफ एचआरएम, देखो हम एचआरएम का पेपर दे रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री की ऐसे मेरे को कोई नहीं लगता, आप ऑप्शनल में कर सकते हैं। challenges faced by HR manager, rework the vision and mission of the कंपनी। देखो एचआर को कंपनी के सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाना होता है, तो अब उसको पूरा करवाने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस करता है तो उसे काफी लॉट ऑफ डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, भाई जैसे मैंने आपको बताया की लैट्स को से कम आपके पे पास मैनेजर है, आप उसको 10 लाख पे कर दे हो, लेकिन साइड वाले भाई साहब आए, उन्होंने उसको 15 लाख रुपए का ऑफर दिया और वो चले गए। तो आपका क्या था, आपने उसको सही तरीके से समझा नहीं, उस एम्प्लॉय को उसको मोटिवेट नहीं किया, उसको सही से कंपनसेशन दे दो, साथ वाला 1 मिनट में आपके एक अच्छे टैलेंट को ले गया। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, मैनेजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स, मैनेजिंग वर्क डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इशू चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, इसमें से हम वो पढ़ लेते हैं। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, एम्पावरिंग क्या है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई या मुझे ये ऐसा लगा, ये ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसे इन्फ्लुएंस करने की। मैनेजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स, फॉर फेसिंग इज नोट दैट द सोशल क्लासेस एंड कैटेगरीज फ्रॉम विच न्यू ग्लोबल वर्कर्स आर टू बी रिक्रूटेड, कि R&D जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब रिसर्च के लिए कोई एक नॉर्मल बंदे को तो लेंगे नहीं, एक स्पेसिफिक नीड होगी। तो ऐसी ही डिफरेंट कैटेगरी से कि कहाँ से क्या बंदे की जरूरत है। आ, जैसे मैं लेट्स सपोज इंडिया में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में कंपनी है, तो आप क्या पता कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि मुझे बेंगलोर का ही बंदा चाहिए, तो उसी कैसे मैनेज करना।
अभी कहते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। एक वर्क प्लेस पे, जैसे लेट हम इंडिया का ही ले लेते हैं, इंडिया में कंपनी है, तो उसमें कहता है साउथ साइड का बंदा आ रहा हो, नॉर्थ का आ रहा हो, ईस्ट का आ रहा हो, वेस्ट का आ रहा हो, तो उनके बीच में एक एटीट्यूडनल भी होएगा, उनके काफी कल्चर्स भी डिफरेंट होंगे, तो उन सारी चीजों को इकट्ठा लेकर चलना, वो सारा एचआर का फंक्शन होता है। इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखो टेक्नोलॉजिकल आज के टाइम पे बहुत रैपिड चेंज होती है, और इकोनॉमिक भी, रिसेशन आ गया, आप ले ऑफ कर दो, तो इन सारी चीजों का उसे पता होना चाहिए। उसे कब पता होगा, जब वो डेली एंगेज होएगा इन सब चीजों में। चैलेंजेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई कंपनी है उसने किसी को मर्ज कर लिया या अक्वायर कर लिया, तो वो पहले खुद के फंक्शन को मैनेज कर रहा ही था एचआर वाला, अब उसको दूसरी कंपनी जो उन्होंने लिया उसको भी मैनेज करना, तो वो एक नया, क्रिएटिंग ट्रांजिशन टीम, मैनेजिंग दी लर्निंग प्रोसेस, कि दूसरी कंपनी कैसे काम कर रही थी, रिकास्टिंग दी एचआर डिपार्टमेंट, प्रोवाइडिंग इनपुट्स इनटू मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी करें, व्हाट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, व्हाट आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से क्या पता चलता है कि किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग लेना, थियोटिकल भी लेना, साथ में देखो किसी चीज को आप खाली बुक से पढ़ के समझ नहीं सकते जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्प्लॉय वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करें, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन के बाद कोई बंदा कहता है ना कि मेरा एम्प्लॉय, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, कंपनी का कोड ऑफ प्रोडक्ट या उनका वर्किंग प्लेस बहुत ज्यादा अच्छा है, पीसफुल है, कई एम्प्लॉय क्यों नहीं छोड़ के जाते, चाहे उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, कई कहते हैं कि हाँ मुझे इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो रही है, कि मतलब मैं जब मन चाहूँ काम कर लूँ, अगर मेरे को थोड़े टाइम की छुट्टी चाहिए तो 1 मिनट में मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, तो वो सब चीज। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स बाय एम्पावरिंग द वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेटिंग लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, हेल्पिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आप एक एम्प्लॉय को खुश रखोगे, खुश रखने का ये नहीं है कि उसको खाली बैठे बैठे खिलाए पिलाए जा रहे हो, खुश रखने का मतलब उसे अच्छी सैलरी देना, उसको अच्छी हाइट्स देना, उसको मोटिवेट करना, या उसको स्किल्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना, और जॉब रोटेशन देना, उन सब चीजों से वो मोटिवेट होके एक आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को काम करेगा ये अचीव करने में। फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, प्रॉपर मैन पावर एट प्रॉपर प्लेस, ये तो बहुत जरूरी है कि आपका जो भी एम्प्लॉई है, मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई बंदा चाहिए एम्प्लॉई। अब मैं ये नहीं कि रैंडम डिपार्टमेंट से उठा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे दूंगा। हाँ, जैसे मेरे को अकाउंट्स के डिपार्टमेंट अगर मेरे को कुछ जरूरत है, मैं घुमा फिरा के कोई बंदा ले आऊंगा, उसको 2-3 दिन लगेंगे, ट्रेनिंग देके सारा कुछ काम सिखा दूंगा। लेकिन एक प्रॉपर लेवल पे जाने के लिए तो मेरे को एक प्रॉपर जरूरत पड़ेगी मैन की, प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, आप बीकॉम वाले बंदे को कह रहे हो, मैं बीकॉम एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप बीकॉम को लोअर लेवल मत लेना, क्योंकि इसमें भी काफी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, और जितना आपको, जैसे आपको लगता है कि सीए इंटर हो गया या सीएम में हो गया, मतलब इंटर लेवल तक जितना वहां पढ़ाया जाता है, आपके बीकॉम में भी कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मिनिमाइजिंग दी वेस्टेज, वेस्टेज कैसे, कोई एम्प्लॉय खाली बैठा है, अगर ऐसा डिपार्टमेंट होगा तो उसको कौन ही अच्छी तरीके से नोटिस कर लेगा, अगर आपने प्रॉपर डिपार्टमेंट बना रखा है वो प्रॉपर रिपोर्ट्स लेगा। प्रमोशन ऑफ लेबर वेलफेयर, इंप्रूवमेंट इन एचआर रिलेशन, इंप्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। देखो, अगर आप किसी एम्प्लॉय को समझ रहे हो, अ, अब इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप उससे 8 रुपीज पर यूनिट दे रहे हो, और सेम इंडस्ट्री, सेम कंपनी, कुछ और एक और कंपनी है उसकी सिमिलर कंपटीटर, वो 8.5 रुपये पर यूनिट दे रही है, साथ में 1 घंटा कम काम करने के लिए दे दिया, तो एम्प्लॉय को मन नहीं करेगा यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वहां चला जाता हूँ, तो वो कभी ना कभी ट्राई करेगा। तो ऐसे अगर आप उसको 8.5 की जगह 9 रुपये दोगे, तो वो चाहेगा कि मैं घर जाते जाते 10 रुपये और फालतू ले जाऊँ, 10 यूनिट और बना जाऊँ खाली बैठने से अच्छा। तो उस सेंस में स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप क्या, टू इन्वेस्टिगेट एनालाइज इन एन अनबाइस्ड मैनर, कि भाई आप किसी चाचा ताऊ बुआ फूफा के ऊपर, कि उसका लड़का है या उसका वो है, खाली आप उसके ऊपर ध्यान मत देना, सारों के ऊपर ध्यान मत देना। टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग मेथड्स, कि जैसे पहले क्या होता था, हाथ से काम होते थे सारे के सारे लेबर फॉर्स, लेकिन आप कह रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव आ रही है, मतलब मशीन आ रही है सारी की सारी, तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी है मेथड, तो मेथड को चेंज करने में काफी हेल्प करता है।
टू फॉर्मुलेट सर्टेन प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस, ये तो है ही इसका काम, मतलब टाइम टू टाइम नए प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करना है, कुछ भी करना जिससे हम प्रॉपर एक कंट्रोल बना सके अपना। एरिया ऑफ मैनेजमेंट आर प्रिंसिपल टेक्निक्स फाइंडिंग्स ऑफ द इंडस्ट्रियल अप्लाइड। इसमें क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल, ये तो है ही है। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सिलेक्शन कि मुझे सीए चाहिए कंपनी में, कैसा बंदा चाहिए। प्लेसमेंट, ये भी वही होता है कि आप किसी अच्छे पर्सन को ले आए तो उसको अच्छी जॉब दे दो। ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, प्रमोशनल स्कीम्स कि आपने कह दिया कि अगर आपने महीने के एंड तक इतनी फाइल्स पूरी करी तो आपको 5000 एक्स्ट्रा रुपीज मिलेंगे। मोटिवेशन, किसी एम्प्लॉय के फैमिली इशू आ रहा है, आप कहोगे चल तू 3 दिन की छुट्टी लेकर चला जा, वो भी एक टाइप का मोटिवेशन ही है उसके लिए कि कंपनी उसको सपोर्ट कर रही है मेंटली। एटीट्यूड एंड मोरल, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन एनर्जी, एक्सीडेंशियल प्रिवेंशन। अब इसमें क्या है कि अगर एक कंपनी है वह प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, वो अपने होने वाले 98% एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। मीन्स एक प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे अगर आपने एचआरएम डिपार्टमेंट बना दिया तो वो एक स्पेसिफिक नीड्स, स्पेसिफिक चीजों को स्टडी करके एक अच्छे प्रिंसिपल्स को डेवलप कर सकता है जो आपके हर टाइम हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, human resource policies, write a note on human policy, discuss in nature, what are the purpose, do they serve, state the different types। मीन्स एक क्वेश्चन चार चीजें। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी आर फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर। देखो पॉलिसी क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये लिख देंगे ये काम इस तरीके से हो जाना चाहिए, ये स्टेप्स फॉलो हो जाने चाहिए। दैट डिक्टेट हाउ सर्टेन मैटर्स शुड बी एड्रेस्ड इन अ वर्कप्लेस इंक्लूडिंग एम्प्लॉय राइट्स एंड ड्यूटीज, कि एक मैनेजर को क्या राइट है, वो क्या कुछ कर सकता है और उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। प्रैक्टिस, एक एचआर पॉलिसी बनाने के लिए उसे क्या क्या प्रैक्टिस है, क्या क्या नेचर है। गाइड, ये गाइड का काम तो करते हैं। अगर हमने कोई पॉलिसी बना दी, अगर कोई इंप्लॉय किसी स्टेप पे जाकर रुक गया, उसको पता नहीं चला कि क्या करना है, अगर कोई पॉलिसी रिटर्न में है तो वहां जाके वो रीड कर लेगा कि इसके बाद ये करना है। एचआर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द लॉन्ग रेंज प्लान। अभी कह रहा है कि ये नहीं है कि आप उसको खाली आज देखो, कोई भी पॉलिसी बनती है या जैसे लेट्स सपोज आपने स्टडी प्लान बना रखा है, आपने एक हफ्ते का कोई ना बनाया है, आप सोचते हैं मैं एंड तक ऐसे ही चलूंगा, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। ऐसी एचआर पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देख के बनती है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मुझे कल ये काम करना है। ऑब्जेक्टिव होता है मुझे साल 2 साल 10 साल बाद तक यहाँ तक पहुंचना है। इज रीजनेबल स्टेबल बट नॉट रिजिड, ये नहीं कि आपने पॉलिसी बना दी बात वहां खत्म। अगर किसी एम्प्लॉय को वो पॉलिसी समझ नहीं आ रही या कोई उसको मेथड नहीं अच्छा लग रहा है या कोई एक अल्टरनेटिव मेथड बढ़िया तरीके से बन सकता है, तो ये नहीं कि आपने पॉलिसी बना के बात खत्म कर दी। नहीं, आप उसको फ्लेक्सिबल बनाइए। अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो आप उसमें चेंजेस करिए जिससे एम्प्लॉयज को भी अच्छा फील होगा। HR policies are formulated with regard to interest for all the concerned parties। ये एक पॉलिसी है, वो सारी पार्टीज का इंटरेस्ट ध्यान में रखती है। देखो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, अचीव आना चाहिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट होना चाहिए क्योंकि वही काम करके देगा। और पब्लिक, पब्लिक को क्या चाहिए, आखिर में क्या मांगता है। अगर कंपनी में पैसे लगा रखे बंदे ने शेयर अच्छे तरीके से, कोई चाहता है कि मेरे भाई बहन काम करे, वो कंपनी अच्छे तरीके से चलती रहेगी, उसकी सैलरी टाइम टू टाइम आती रहे। एक्टिवली पार्टिसिपेशन, ये एचआर पॉलिसी बना के अगर आप पॉलिसी बना रहे हो कुछ बना रहे हो तो एक एक्टिव मतलब आपको पता होना चाहिए कंपनी में क्या चल रहा है। एचआर सर्व द फ्लोइंग पर्पस, क्योंकि पॉलिसी किस किस पर्पस में काम आती है। देखो पहले एक पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, अब वो क्या काम आ रही है। क्लियर कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। जैसे मैं काम कर रहा था, उस काम को करने के 5 स्टेप है, मैं थर्ड स्टेप पे जाके भूल गया कि आगे मेरे को क्या कर। जैसे आपने किसी सुना होगा कि टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें क्या है कि पहले कोई रिटर्न बनेगी, फिर आपने ऑनलाइन जाके यहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा या वो खुलेगा, अगर आप कहीं यहाँ पे अटक गए, आप किसी दोस्त से पूछ लेते हो या आप ऑनलाइन देख लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, ये क्या प्रॉपर स्टेप। ऐसे पॉलिसी रखियो कि वो क्लियर कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के बीच का। ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉइज इक्वली मीन्स एक पॉलिसी में को ना लिखा होगा कि इस कास्ट का बंदा ये काम करेगा, नहीं, वहां ये लिखा होगा कि इस लेवल के एम्प्लॉय को ये काम करना है। दे गाइड द मैनेजर एंड सुपरवाइजर इफेक्टिवली इन हैंडलिंग पीपल, कि एक बंदे के अंदर 50 पीपल है तो वो ये कहेगा, एक मैनेजर के अंदर, तो वो पॉलिसी डिफाइन करेगा
कि आप ये काम को इस तरीके से कर लीजिए, तो ये सही है। तो टीचिंग वेल, गाइड द मैनेजर एंड सुपरवाइजर, क्रिएट अ बेसिस फॉर डेवलपिंग हैंडबुक। हैंडबुक क्या होता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। जैसे आप स्कूल टाइम में क्या था, प्रोस्पेक्टस आता था, उसमें लिखा होता था कि स्कूल में हमारी क्लीनिनेस है, सब कुछ है, तो मतलब हमारे स्कूल की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कि एक पर्सन की अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, उसे पता हो कि हमारे स्कूल में ये सब चीजें होती है, और वो उन सारी पॉलिसीज को ओबे करे। टू हेल्प द मैनेजर एंड सुपरवाइजर इन कंडक्टिंग सुटेबल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। एचआर पॉलिसी को कैटेगराइज किया जाता है कि स्पेसिस पे सर्व, सोर्स और डिस्क्रिप्शन। सोर्स क्या होता है? नीड्स एंड मोड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए। सोर्स, ऑर्गेनेटेड पॉलिसी। ऑर्गेनेटेड पॉलिसी क्या होता है? इन ऑर्डर टू गाइड द सबॉर्डिनेट्स, कि वो काम कैसे करेंगे उस चीज में। इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है कि देखो, एक पॉलिसी में 5 पॉइंट लिख सकते हो आप, लेकिन आप हर चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि आप अपने एम्प्लॉय से सॉफ्टली बात ही करिए। हाँ, लिखा है कि आपको वेल बिहेव में बात करनी है। तो एक खुद के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज एक दो दो दोस्त आपस में मिलते हैं, एक्स और वाई। कई बार हम सुनते हैं कि एक्स कहता है मैं अपने बॉस से तंग हूँ या उससे तंग हूँ, और वाई क्या कहता है कि नहीं यार, मेरे को तो बहुत अच्छा बंदा मिल रहा है, मैं इसके साथ ही काम करना चाहता हूँ। तो इम्प्लिसिट होता है कि एक मैनेजर खुद से अच्छे तरीके से अपनी खुद की पॉलिसीज बनाए, खुद के अपने बिहेव करे वाले। इम्पोस्ट पॉलिसी, इम्पोस्ट का मतलब कहता है कोई धक्के से ठोक दी। These are imposed on the business by external agency like trade union, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जैसे कह दिया भाई ग्रेजुटी, या आप इम्प्लॉयज को सैलरी दे दो, तो उसमें से आप टीडीएस काटो। ये नहीं कि इम्प्लॉय को दे दो फिर इम्प्लॉय हमें दे दे, आप पहले से हमें डिटेक्ट करके दे दो, तो वो इम्पोस्ट गवर्नमेंट द्वारा। अपील्ड पॉलिसी, कि हमने एक मैनेजर है, वर्चुअल डिपार्टमेंट के पास गया, उसने कहा कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे इसको सोल्व करने के लिए मुझे ये पॉलिसी बना के दे दीजिए। ये क्या होगा? अपील। आपने उससे कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो उसने आपको एक स्पेसिफिक पॉलिसी ला के दे दी। अब ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कैसे कह रहा है? जनरल पॉलिसी, जो हर एक कंपनी के गेट पे लिखो नो स्मोकिंग। ये क्या है? एक जनरल पॉलिसी कि कोई भी स्मोक नहीं करेगा। स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी को जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। उसमें है कि इम्प्लॉयज के लैपटॉप उस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर उस डिपार्टमेंट में लगाओ, मीन्स बाकी सबके लिए क्या 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 था, अलग पॉलिसी, क्या अकाउंटेंट वाला घर भी लेकर चला जाए, वर्क फ्रॉम होम भी कर ले, लेकिन R&D के सारे सीक्रेट्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो कंपनी के अंदर ही चाहती है कंपनी। एक स्पेसिफिक पॉलिसी का एग्जाम्पल आ गया। बेनिफिट्स, आपने एक पॉलिसी बनाई है, उसके क्या बेनिफिट्स चाहिए? प्रिवेंट डिस्प्यूट, ये तो है ही है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है या कुछ भी। अब जैसे अगर आपको कोई भी लगता है कि ये खतरा कंपनी में आ रहा है, तो आप पहले इस बंदे को बताएं, फिर उस बंदे को बताएं, फिर यहाँ बताएं, या इमरजेंसी शॉर्टकट लेकर हाई लेवल को बता दीजिए अगर आपको लगता है ये ज्यादा ही बड़ा है। कुछ भी तरीके से एक डिस्प्यूट, रिहायर्स एंड प्रमोशन, कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन। अब आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपके पास ऑफर लेटर आता है, कुछ भी आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको क्या क्या मिलेगा। फिर आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है CTC की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि उसमें लिखा होता है कि हम ये ट्रेनिंग देंगे, इतने दिन की ट्रेनिंग चलेगी, इसके बाद हम ये काम करेंगे। एम्प्लॉय इश्यूज, कि अगर कोई एम्प्लॉय को इशू आ रहा है, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। हम उसको फोन पे डाउट, जैसे आप क्लास लेते हो, हम उसके फेस टू फेस डाउट सोल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे। लो लेवल एप्लीकेशन, क्या क्या उसके ऊपर एप्लीकेशन और क्या क्या सारे लॉज है। जैसे लिखा आता है कि आप कंपनी के सीक्रेट्स को रिवील नहीं करोगे, कंपनी के लोगों को आप मिस यूज नहीं करोगे, आपको पेनल्टी लग जाएगी। HR पॉलिसी प्रोवाइड ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन, कि जैसे आपका लिखा है कि आपने कोई काम करना है, अगर आपका काम 20% से ज्यादा रिजेक्ट हो गया, आप उसी दिन से टर्मिनेट कर देंगे। तो इस चीज में काम आता है। रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अदर बेनिफिट्स ऑफ HR पॉलिसी इंक्रीज कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस, रिड्यूस्ड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कि बार बार कहने की जरूरत नहीं है नोटिस बोर्ड ने, आप एक बार कंपनी के पॉलिसी बता दीजिए। मोर कॉपरेटिव वर्क इम्प्लॉयमेंट। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन में आ जाता है रिसेंट ओरिजन, कि ये अभी अभी बना है, इसके बारे में ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई, तो यहाँ पे अभी कम स्कोप है। लैक ऑफ स्पॉट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बिजी होती है, कुछ भी अदर एक्टिविटीज में वो HR वालों को ज्यादा, अगर वो कहते हैं भाई हमने पूरा तेरा डिपार्टमेंट बना दिया, हम डेली क्यों करें, तो मंथ के एंड पे या वीक के एंड पे, ईयर एंड पे क्यों ना कोई रिपोर्ट दे दे। improper actualization, inadequate development programs,
इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी बनाते हो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली लेट्स सपोज आप एक हफ्ते से छुट्टी में थे, आपको अगले दिन जाके आपके मैनेजर ने कह दिया भाई मैं तो ये पॉलिसी बना के दे, तो आपके पास एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है नहीं भाई पिछले हफ्ते हुआ क्या क्या, तो फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, गवर्नमेंट का नया रूल आ गया, तो आप अच्छे तरीके से कहाँ से बना दोगे। अब प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग। यहाँ पे एचआर में आएगा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, उसका प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले क्या होती है, कोई भी पॉलिसी कुछ भी बनाने से पहले आप देखो कि मुझे क्या जरूरत है। अब लेट्स सपोज मुझे एक फोन की जरूरत है, आइडेंटिफाइंग द नीड्स, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मुझे फोन किस लिए चाहिए, गेमिंग पर्पज के लिए चाहिए, वीडियो के लिए चाहिए, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता हूँ कि मुझे क्यों चाहिए। एग्जामिन पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, मेरे को फोन चाहिए लेकिन क्या मेरे पास लेट्स सपोज अगर एग्जिस्टिंग फोन है, तो उस फोन को मैं कहता सोचूंगा कि मैं साल बाद ही ले लूंगा छोड़, तो अल्टरनेटिव को यूज करके दीजिए कि अल्टरनेटिव से बात बनती है या नहीं बनती है। अगर आपने पॉलिसी बना ली तो उसको लिखिए, क्यों, क्योंकि कहते नहीं है कि वो क्या कह गया याद ही नहीं, जब तक अपने पॉलिसी, एक पॉलिसी सालों साल चल जाती है, तो तभी एक राइटिंग में होगा, पेपर के फॉर्मेट में होगा, तो कल जाके कोई बात ये बंदा कह नहीं सकता कि हाँ ये बात मेरी नहीं थी, क्योंकि रिटर्न में होगा तो नीचे उसके साइन रहते हैं। अब एचआर वाले ओनर तो है नहीं कंपनी के, वो भी एट द एंड एम्प्लॉय ही है, तो उन्हें भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। आपको भी अगर आपके कोई एक्सपेंस है या कुछ भी है, आपको अपने भाई पापा मम्मी किसी ना किसी से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अब पॉलिसी बना के भाई पॉकेट में डालोगे क्या, उसको कम्युनिकेट भी करोगे जिसके लिए आपने बनाई है। कम्युनिकेटिंग दी पॉलिसी, इवेल्युएटिंग दी पॉलिसी, इवेल्युएटिंग को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द पॉलिसी शुड बी इवेल्युएटेड, कि मेरे को पॉलिसी बनाए 6 महीने हो गई, अब मैं ये देख ही नहीं रहा कि वो 6 महीने पहले जो मैंने बात सोची थी और आज सोचिए क्या दोनों सेम है। अगर कुछ भी वेरिएंस आई है, कुछ भी डेविएशन आई है, तो मेरे को उसमें कुछ अल्टरनेटिव्स कर देने चाहिए, चेंजेस कर देने चाहिए, ताकि वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल रहे। तो तभी करके वाई एचआर पॉलिसी नीडेड, हमें पॉलिसी चाहिए ही क्यों। हमने उसके नेचर्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, पॉलिसी कैसे बनती है उसका प्रोसेस पढ़ लिया, अब हमें चाहिए कि हम इसको वो पढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग वर्क प्लेस स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ सर्टेन पॉलिसी सच एज वर्किंग आवर्स की एक पॉलिसी के अंदर लिख देंगे भाई एम्प्लॉय को 7 आवर्स काम करना है, 8 आवर्स करना है, तो ये पॉलिसी ही बताएगी उसको क्या काम करना है। बिना पॉलिसी कोई एम्प्लॉय करता 5 घंटे में काम करके जाता है, कोई 10 घंटे कर जाता है, स्ट्रेटेजी में काम करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, क्योंकि पॉलिसी में जब हम पे रिटर्न आएगा तो हम टाइम टू टाइम एक्शंस ले पाएंगे, और ये देख पाएंगे कि क्या हमारा काम सही टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फेयरनेस, किसी के लिए पार्शियल भी नहीं होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी, फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फंक्शंस। एक साउंड पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल्स, रिफ्लेक्ट अ फेथ इन द एथिक्स, लॉन्ग रेंज, वही एट द एंड हमें कल के लिए नहीं बनाना, बरसों के लिए बनाना है, काफी सालों के लिए। रीजनेबल स्टेबल बट नॉट रिजिड, ये नहीं कि एक बार बन के खत्म होगी बात, नहीं अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमें उसको अपडेट कर देना चाहिए। वी डू रिगार्ड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न पार्टीज, क्या हम सारी बातों का ध्यान रखें अधिक पार्टीज को, क्योंकि एक पॉलिसी खाली एम्प्लॉय से इफेक्ट नहीं डालती, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, और एट द एंड एक पब्लिक जिसने उसने पैसा लगाया उसको कंपनी में फेयर होता है, तो वहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए पॉलिसी। ये नहीं कि आप पहले अपने पॉलिसी बना दी फिर आप बंदों के पास जा जाके समझा रहे भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर दो ना जो पब्लिक, जो हर एक बंदे को सामने से समझ ही आ जाए। फिर ओपन डोर पॉलिसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन डोर पॉलिसी क्या कहते हैं, ये एक ऐसी पॉलिसी है कोई भी आए जाए, इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर ओपन डोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन टू एवरी एम्प्लॉय, कि यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि इस कैटेगरी का एम्प्लॉय ही अंदर जाएगा। यहाँ पे ये सिस्टम है कि मेरे को ये बंदा चाहिए तो वो बंदा अंदर जा सकता है, जिसके पास एक सर्टेन स्किल्स है, सर्टेन एजुकेशन है, जो मेरे को चाहिए वो उस बंदे के पास हो। द पर्पस ऑफ दिस पर्सन टू एनकेज ओपन कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस सिंपल वर्ड, if the communicating policy that engages openness and transparency with the employees of that company, means कई पर्सन अपने मैनेजर से ओपनली टॉक कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, एक फ्रेंडली वे में जो काम निकल के आता है, जो आउटपुट आता है, क्या तो वो स्ट्रिक्ट में ना आए। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या होता है, किसी चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड करना। यहाँ पे अच्छे दिए हुए, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी इज द इंफॉर्मेशन, ये कोई इंफॉर्मेशन है या रिकॉर्ड है किसके बारे में, अबाउट स्किल्स इन्वेंटरी,
ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्किल्स किसके पास होगी? ह्यूमन रिसोर्स के पास होगी। एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं उनके पास क्या स्किल है, इट कंटेन्स स्किल, उनकी क्या उम्र है, क्या मेल है फीमेल है, सैलरी कितनी मिलती है, रिलेटेड डाटा, जॉब प्रेफरेंस, स्पेसिफिक स्पेशल अचीवमेंट्स, कि क्या पता वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है तो हम उस ईयर एंड पे क्या पता हम उसको 25% हाइक दे दें। और कोई पर्सन वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, 8 आवर्स काम करना चाहिए था, वो 7 घंटे में 12 बना के जा रहा है, 10,000 यूनिट बना रही थी वो सिर्फ 9,000 बना रहे हैं। तो स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, नेम, फॉर्मल एकेडमिक्स, क्वालिफिकेशन क्या उसकी, मतलब सब कुछ चीज उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड करना। फिर इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल एंड नॉलेज। अब मेरे को एक दूसरे डिपार्टमेंट में एक बंदा चाहिए जिसके पास एक्स वाई जेड स्किल है। अब मैं अपना पूरा रजिस्टर खोलूंगा, जिसके अगर मेरे पास कोई ऐसे एम्प्लॉयर्स के पास वो स्किल ऑलरेडी है तो मेरे को बाहर से हायर करने की क्या जरूरत है, मैं उसकी जॉब रोटेट कर दूंगा थोड़ा टाइम के लिए। वेरी यूजफुल इन मेकिंग प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये भी वो पॉइंट कवर हो गए। इट हेल्प्स विद प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्प टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। या अब वर्क प्लेस ट्रेंड, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट, why achieving employee work-life balance is considered as the challenge issued by an HR manager? What are the general workplace trends adopted by the companies for the company employee to have a work-life balance? कि कंपनी को वर्क लाइफ बैलेंस देने की क्या जरूरत होती है? अब अगर देखो आप एम्प्लॉय से 12-12 घंटे काम, 14-14 घंटे काम ले रहे हो तो वो एम्प्लॉय थोड़े दिन काम कर लेगा हंसी खुशी, लेकिन एट द एंड उसकी फैमिली नाराज होगी तो क्या तो वो अपनी छोड़ के चला जाएंगे। तो तभी करके वर्क में स्टैंड फॉर अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस, वर्किंग आवर्स, कि जैसे आप उसको अच्छे टाइमिंग्स पे बुलाएं और उसको सही सही काम लीजिए। ये नहीं कि आप उसको सुबह भी जल्दी बुला रहे हो और रात को भी लेट भेज दो, तो उसकी जिंदगी दीजिए। लीव्स, फ्लेक्सिबल लीव अरेंजमेंट, टीम में को अगर हफ्ते बाद जुलता है, महीने बाद जुलता है तो मैं ले सकूँ। लीव इन अ सिंगल डे, अगर मेरे को कुछ ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो मैं अप्लाई करूँ और मुझे लीव मिल जाए। केयरिंग फॉर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, मेरे क्या होता है कंपनी है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय का भी और उनके फैमिली मेंबर्स का भी, तो वो क्या हो गया एक फैमिली मेंबर्स। प्रोवाइडिंग टाइम सेविंग फैसिलिटी एंड सर्विस, जॉब मोबिलिटी, ताकि एक बंदे को बोरिंग फील ना हो, उसको काम सीखने को सारा कुछ मिले। सेफ्टी एंड वेलबींग, इंप्रूविंग सेफ्टी, वेलबींग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो।